देखिए, हमने अब तक जो डिस्कस किया है उसमें हमने एक लिक्विड लिया था। अब क्या करते हैं, दो लिक्विड लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं और उनका प्रेशर चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड डाला हुआ है, वो लिक्विड ए मान लिया और ऊपर से क्लोज्ड कर दिया। अगर मैं इसे हीट करूंगा, हीट करने के बाद इसके वेपर बनेंगे और इसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया पी नोट ए, क्योंकि ए है, नोट का मतलब ये प्योर फॉर्म में है। मान लीजिए दूसरा कंटेनर मैंने लिया, ऊपर से क्लोज है और इसमें लिक्विड डाल दिया और इस लिक्विड को मैंने नाम दे दिया बी। अब इसको जब हीट करूंगा, इसके वेपर बनेंगे और इसके जो वेपर बनेंगे उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, इसको नाम दे दिया पी नोट बी। सॉरी, जो प्रेशर होगा, पार्शियल नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों कंटेनर का ए वाला लिक्विड और बी वाला लिक्विड दोनों को लूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, एक बड़े सारे कंटेनर में क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। अब मैंने जो मिक्स किया है, यहां पे दो लिक्विड मिक्स किए हैं, एक ए है और एक बी है, यानी कि यहां पे जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा, यानी कि ए की वजह से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा और बी की वजह से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा। यानी कि इसमें जो टोटल प्रेशर होगा पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वो पी ए की वजह से लग रहा होगा और बी की वजह से लग रहा होगा। जनरली मैं ए को सोलवेंट लेके चलूंगा, क्या लूंगा, ए को सोलवेंट और बी को क्या लूंगा, बी को मैं मान लूंगा सोल्यूट। अब देखिए, अब ये प्रेशर मुझे पता था, इस कंटेनर में जितना प्रेशर है, इस कंटेनर में जितना प्रेशर, वो मुझे पता है। अब जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा पी ए प्लस पी बी, इसका सम ये जो बताएगा, ये बताएगा रोल्ट्स लॉ। कौन बताएगा, ये रोल्ट्स लॉ से मैं पता लगेगा। इसमें जो प्रेशर लग रहा था, इसका पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के अंदर। ये हम बात कर चुके हैं। मोल फ्रैक्शन कहां पे होगा, इसमें कुछ गैस सोल्यूबल हो गई होगी, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल, यानी कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब जब मैं इस कांस्टेंट को हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, के काई ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसे क्या बोलते हैं, ये पार्शियल प्रेशर कहां पे होगा, ये होगा आउटसाइड द सॉल्यूशन। कहां पे होगा, आउटसाइड। और ये मोल फ्रैक्शन कहां पे होगा, इनसाइड द सॉल्यूशन। ये इनसाइड, ये आउटसाइड बोलो या ओवर द सॉल्यूशन बोलो। अब जो ये के आया है, इस के की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी मैं किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूं, कुछ कंडीशन अज्यूम करके चलता हूं, कुछ मान के चलता हूं। यहां पे मैंने कंडीशन ये मान ली कि मोल फ्रैक्शन है जो ए का है वो मैंने मान लिया 1, तो मोल फ्रैक्शन बी का कितना हो जाएगा, 0। इस कंटेनर की बात है। देखिए, मोल फ्रैक्शन हमने डिफाइन किया था ए प्लस बी, जो दो का सॉल्यूशन है, वो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1। फ्रैक्शन ही सोच लो, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, एक में से कितना है, टोटल ये 1 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 0। अब देखिए, इसकी वैल्यू 1 है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पी ए इज इक्वल टू के इंटू 1, यानी कि यहां से क्या आ गया, के। पी ए किसके इक्वल आ गया, के। अब एक बात और सोचो, अब जब मैंने एक्स ए कहा 1 है, इस कंटेनर में मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, है ही नहीं, यानी कि इसके मोल फ्रैक्शन है ही नहीं। अगर मोल फ्रैक्शन नहीं है तो ये इसका प्रेशर कितना था, पी नोट ए, यानी कि ये पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए। क्या ये बात आपको समझ में आई है? देखिए, मुझे पता थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहां पे हो सकता है। बहुत से बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी लाइन में होता है। इसको ऐसे सोचिए, मैंने इसमें ए मिक्स किया, बी मिक्स किया, मैंने ये कंडीशन एज्यूम कर ली कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 1, तो बी का कितना होना पड़ेगा 0। बी का 0 इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि टोटल सम के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 है तो एक्स बी को देखो, यहां पे ये हो गया 1 प्लस इसमें क्या जोड़ू, इक्वल टू क्या आ जाए 1, तो एक्स बी की वैल्यू जो आ जाएगी, या काई बी की बोलो मोल फ्रैक्शन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो ये प्रेशर नहीं लगाएगा, और नहीं लगाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली पी नॉट ए के। अब देखो, ये और ये पी ए के बराबर है, तो मैं इसको इक्वल पुट कर सकता हूं, के इज इक्वल टू पी नॉट ए।
अब देखो ये जो बात आई है ये हम क्या करेंगे, इसको यहां पे पुट कर देंगे, यानी कि k की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। पी ए इज इक्वल टू k की वैल्यू रखेंगे पी नोट ए इंटू काई ए। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई है, पी ए की। इसी तरीके से मेरे पास पी बी की वैल्यू क्या आएगी, पी नोट बी प्लस इंटू काई ए। ये वैल्यू मेरे को मिलेगी किसकी, पी बी की। अब देखो इस लॉ में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए पुट कर देते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं पी टी पी ए प्लस पी बी, ये रहा पी टी इज इक्वल टू। अब देखिए पी ए की वैल्यू क्या है, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ये वैल्यू रख देंगे या रफ ही कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं। देखो यहां पे जो पीटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पीटी इज इक्वल टू पी ए काई ए प्लस ए की वैल्यू रखी ये रही, बी की वैल्यू रखेंगे ये रही पी नोट नोट है ये पी नोट बी काई बी, ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ये टोटल प्रेशर है। अब एक बात ध्यान रखें, अब इसे रफ कर सकते कोई मतलब नहीं इसका, ये है रोल्ट लॉ। अब इस चीज को मैं किसके टर्म में पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा सोल्यूट की टर्म में। और जनरली मैंने बोला था काई ए को लेके चलेंगे सोलवेंट और बी को लेके चलेंगे सोल्यूट, तो मैं इसको किसकी टर्म में पढ़ूंगा, सोल्यूट की टर्म में। अगर सोल्यूट की टर्म में पढ़ूंगा तो यहां पे देखिए क्या चेंज करते हैं, मुझे पता है काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या रहा होगा 1। अब देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, काई ए, मैं क्या करता हूं काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, काई बी हो जाएगा। अब ये वैल्यू काई ए यहां पे पुट कर देते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, पी नोट ए इंटू 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या करते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी नोट ए 1 के साथ की माइनस पी नोट ए इंटू काई बी, पी नोट ए इंटू काई बी प्लस यहां पे क्या है पी नोट बी इंटू काई बी। अब यहां क्या है, ये चीज ये टर्म कॉमन है, क्या है काई बी। अब इसको कॉमन है तो निकाल लेते हैं, पी नोट ए माइनस प्लस कर लीजिए, यहां पे काई बी को ले लेते हैं कॉमन। अब देखो ये प्लस की चीज थी, यहां क्या बचा पी नोट बी माइनस, क्योंकि ये माइनस की टर्म थी तो यहां पे क्या लिखेंगे पी नोट ए। ये अपने पास क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया। एंड दिस इज रोल्ट लॉ। रोल्ट लॉ में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था हेनरी लॉ क्या होता है, लिक्विड में क्या ऐड करेंगे, लिक्विड में क्या ऐड करेंगे, गैस ऐड करेंगे, गैस इन लिक्विड। रोल्ट लॉ में क्या ऐड करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड ऐड करेंगे। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसमें क्या ऐड करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। ये बात मैंने पहले आपको बता रखी है। तो ये लिक्विड में लिक्विड मिक्स किया, दो लिक्विड मिक्स किए थे, दैट इज रोल्ट लॉ। और ये रोल्ट लॉ की क्या है, इक्वेशन आई है, डेरिवेशन आई है। ये जो मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं ये है इनसाइड द सॉल्यूशन। कहां पे है, इनसाइड द सॉल्यूशन। अगर मैं आउटसाइड द सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे पास आएगा पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, यहां ए है तो यहां भी ए। तो ये कहां पे होगा, आउटसाइड द सॉल्यूशन या फिर ओवर द सॉल्यूशन। लिख देते हैं आउटसाइड द सॉल्यूशन। ये ए है, अगर बी का निकालूंगा पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू यहां पे क्या हो जाएगा वाई बी। ये भी कहां पे है, आउटसाइड द सॉल्यूशन। ये काई ऊपर वाले में, ये कहां पे है, इनसाइड द सॉल्यूशन। अब बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि न्यूमेरिकल किए जाए, तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखें, इस टर्म से इस टर्म में मैं गया, पहली बात क्यों गया, बात नंबर 1 मैं इसलिए गया, मैं किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्वेंट की टर्म में नहीं, केवल और केवल सॉल्यूट की टर्म में पढ़ूंगा। बात नंबर 2, अगर मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा तो यहां पे कितने वेरिएबल है, पीटी टोटल, इसको छोड़ दो, वेरिएबल कितने हैं, पी नोट ए 1, काई ए 2, 3, 4 मेरे पास वेरिएबल है। लेकिन जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लूंगा, यहां पे काई ए एक्स्ट्रा है, यहां पे काई ए नहीं दिखेगा। यहां पे कितने वेरिएबल, 4, यहां पे वेरिएबल कितने हो गए, 3, यानी कि मेरा एक वेरिएबल कम हो गया।
ठीक है, ये बात थी। अब आउटसाइड द सॉल्यूशन जब मैं बात करूंगा ये वाले फार्मूले यूज करूंगा। अगर इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा वो आपको इन 4 चीजों में से, टोटल 4 होगी, इन 4 में से कोई भी 3 देगा और एक चीज आपसे निकलवा लेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो देखिए, मैं 3 चीज दूं, चौथी निकलवाऊं, सिंपल कैलकुलेशन है, उसको करने में कोई फायदा नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन होगी। तो आइए थोड़ा बढ़िया सवाल करते हैं लेवल का, आगे चलते हैं। देखिए, अगर नीट वगैरह में या IIT JEE के एडवांस पेपर में, या फिर आप ऑक्सफोर्ड वगैरह या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह अब्रॉड कहीं भी जाएं, तो वहां पे अगर लेवल का पेपर बनेगा तो ये सवाल आता है। देखिए क्या सवाल है, अगर यहां पे नीट में भी टफ पेपर जब बनाएगा, लेवल का पेपर बनाएगा, तब ऐसे सवाल आएंगे। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए P0A किसके इक्वल है? 700 मिलीमोल ऑफ Hg। दूसरा, P0B की वैल्यू उसने दी है 400 मिलीमोल ऑफ Hg। अब क्या दिया उसने दिया है काई A इज इक्वल टू 0.4। इनसाइड द सॉल्यूशन है ये मोल फ्रैक्शन, वो कहता है YA बताओ क्या होगा, यानी कि आउटसाइड द सॉल्यूशन। आप वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। अगर आपने ये न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया तो आपको एक भी न्यूमेरिकल रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी दोबारा रिवाइज करें, मोर देन एनफ है। अगर ये नहीं सोल्व हो रहा, आइए मैं सोल्व करवाता हूं। देखिए, सबसे पहले उसने पूछा क्या? आउटसाइड द सॉल्यूशन। दिया क्या है? इनसाइड द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, और 2 चीजों का उसने प्रेशर दिया, यानी कि 2 उसने लिक्विड मिक्स किए हैं। अगर 2 लिक्विड मिक्स किए हैं, पहली बात तो वहां पर रोल्ट लॉ काम आएगा। रोल्ट लॉ ने क्या कहा? टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? P0A इंटू काई A प्लस P0B काई B। ठीक है, यहां पे लेकिन मुझे आउटसाइड द सॉल्यूशन नहीं पता लगा। आउटसाइड द सॉल्यूशन क्या कहेगा? PA इज इक्वल टू P टोटल इंटू YA। ये वाली टर्म आएगी आउटसाइड द सॉल्यूशन के लिए, ये टर्म है इनसाइड द सॉल्यूशन के लिए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा? इक्वेट कर दूंगा। कुछ टाइम के लिए PA की वैल्यू इसमें से निकालूंगा तो क्या होगी? PA इज इक्वल टू P0A इंटू काई A। इनसाइड द सॉल्यूशन, आउटसाइड द सॉल्यूशन। मेरे को एक टर्म कॉमन मिली है जिसकी वजह से मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं। आइए कर लेते हैं इक्वेट। तो क्या होगा? PT इंटू YA इज इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये वैल्यू है। P0A गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है। काई A गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है। तो P टोटल गिवन है नहीं गिवन है, P टोटल निकालना पड़ेगा। YA गिवन है नहीं जी, YA पूछा उसने। तो ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? P टोटल। मैं क्या करूंगा? YA इज इक्वल टू P0A इंटू काई A डिवाइड में P टोटल, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। और मुझे पता है P टोटल का फार्मूला क्या है, ये आपके सामने लिखा। अब इस फॉर्मूले में क्या गिवन है? P0A गिवन है जी, गिवन है। काई A गिवन है जी, गिवन है। P0B गिवन है जी। काई B गिवन है क्या? नहीं गिवन है। लेकिन हमें एक बात तो पता ही है, काई A प्लस काई B इक्वल टू क्या होगा? 1। किसकी वैल्यू गिवन है? काई A। निकालनी किसकी है? काई B इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? काई A। और काई A की वैल्यू क्या गिवन है? 0.4। 1 में से 0.4 माइनस करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.6। मुझे सब की वैल्यू पता लगी अगर काई B की वैल्यू पता है। इस फार्मूले से देखो PT किसके बराबर होगा? PT इज इक्वल टू P0A गिवन है जी, गिवन है कितना? 700 इंटू XA गिवन है प्लस P0B कितना है? 400 इंटू ये कितना निकाला काई B? 0.6। अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए 7 चौक 28, 0 1 0 प्लस 6 चौका 24, 0 0, कोई फायदा नहीं। अब यहां पे क्या आएगा? 0, 8 और 4 1 5। ये आया अपने पास क्या? P टोटल। हमें P टोटल की वैल्यू पता लगी है, यानी कि ये पता है, ये पता है, ये गिवन है।
ये दोनों गिवन है, ये पता है। तो वाई ए मेरे पास क्या आएगा, पी नोट ए कितनी वैल्यू गिवन है 700 इंटू काई ए कितनी वैल्यू गिवन है 0.4 डिवाइड में पी टोटल कितना निकाला है, हमने निकाला है 520। हम क्या करेंगे 7 चौक 28 0 520 0 से 0 वाई ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो अब देखिए ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.53 के आसपास आएगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने क्या किया, जो वैल्यू गिवन की वो इनसाइड द सॉल्यूशन दी और पूछा कहां पे, आउटसाइड द सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है या हो गया है, आप देखिए इनसाइड आउटसाइड में आप कंफर्टेबल हैं, तब आप हर न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको इसी में दिक्कत हो रही है तो भैया फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें हर बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसने क्या बताया, रोल्ट लॉ ने इक्वेशन दे दी हमें। इक्वेशन देने के बाद देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं इक्वेशन क्या क्या आई है। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन आई है पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट काई बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए। एक ये है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए, एक इक्वेशन ये है। पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी काई बी, ये इक्वेशन है। इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 3 मान लो। ये इक्वेशन मेरे पास है। अब देखिए इनसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए मैं शुरू में एक कंडीशन लेके चलता हूं, सोल्यूट इज मोर वोलेटाइल देन सोलवेंट। सोल्यूट मैंने क्या बताया था, सोल्यूट बताया था काई ए, काई बी क्या बताया था, सोलवेंट बताया था। यानी कि काई ए मेरा क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, यानी कि काई बी ज़्यादा किससे, काई ए से। ये कंडीशन उसने दी है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। देखो अगर मैं मान लूं, देखो अगर मैं ये कह दूं कि मेरा जो काई बी है उसकी वैल्यू कितनी आई है, यहां पे लिख देता हूं काई ए की वैल्यू आई है 1, तो काई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। अब देखो अगर इसको मैं इस वैल्यू में पुट कर दूं, काई बी की वैल्यू कितनी है 0, अगर काई बी की वैल्यू 0 पुट कर दूं, मल्टीप्लाई इससे भी होगा, मल्टीप्लाई इससे भी, ये टोटल कट जाएगा। देखो करके बता देता हूं, यहां पे पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं काई बी पी नोट बी माइनस काई बी इंटू पी नोट ए। अगर देखो अगर काई बी की वैल्यू 0 है तो इसमें भी 0 है, ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0, इसमें भी 0 है, ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। यानी कि मेरा पी टी सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, पी नोट ए के। यानी कि मेरा टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, पी नोट ए के। तो यहां पे देखो टोटल प्रेशर लिखूंगा तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, पी नोट ए। ठीक है, पी नोट ए क्या है, ए जनरली क्या होता है, सोलवेंट लेके चलते हैं, तो थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको। ये लीजिए, ये बना दिया यहाँ पे पी नोट ए। अब चलते हैं उसकी तरफ। यहाँ पे उल्टी ले लेते हैं, काई ए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 ले लिया, काई बी यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 1, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है 1। अब काई ए की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं इस फॉर्मूले में। देखिए क्या होगा, इस फॉर्मूले में नहीं, टोटल फॉर्मूले में रखते हैं जिसमें काई ए है। इस फॉर्मूले में काई ए है ही नहीं। पी टोटल इज इक्वल टू क्या था, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। मतलब इसको इस फॉर्म में लिखने से पहले, इससे पहले तो यही था, यानी कि यहाँ काई बी की जगह हमने क्या रख लिया, इनिशियली काई ए था वही रख लिया। अब काई ए की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो क्या बच गया मेरे पास, पी टोटल इक्वल टू पी नोट बी बच गया। ठीक है, देखिए ये तो टर्म 0 हो गई क्योंकि काई ए कितना था
0। अब काई बी कितना है 1, पी नोट बी इंटू 1 क्या हो गया पी नोट बी, यानी कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल आया पी नोट बी के। अब पी नोट बी यहां पे लिख देता हूं, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर। इससे ऊपर क्यों लिखा कि सोल्यूट मोर वोलेटाइल है देन सोलवेंट। ए क्या है सोलवेंट, ये क्या है बी सोल्यूट। ये ज्यादा वोलेटाइल, इसके ज्यादा वेपर बनेंगे, इसका टोटल प्रेशर क्या होगा यानी कि ज्यादा। जितने वेपर ज्यादा उतना ही प्रेशर ज्यादा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब देखते हैं, अब इनको इसको यहां में मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं यहां पे, और ये क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर। ठीक है, ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है ये पी ए वाली, तो ये इक्वेशन कहां से आई है पी ए इक्वेशन 2, यानी कि ये लाइन आई है इक्वेशन नंबर 2 से। अब पी बी वाली, ये बी वाली कहां से आई इक्वेशन नंबर 3, यानी कि ये लाइन खींची हमने इक्वेशन नंबर 3 से। और पी टोटल है ये टोटल कहां से आया है इक्वेशन नंबर 1 से। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने क्या माना इसमें, सोल्यूट इज मोर वोलेटाइल देन सोलवेंट। अगली कंडीशन क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। देखते हैं जी क्या होता है इसमें। इसमें सोल्यूट मोर वोलेटाइल था, अब की बार वोलेटाइल कौन होगा, सोलवेंट इज मोर वोलेटाइल देन सोल्यूट। यानी कि सोलवेंट क्या होता है काई ए, और सोल्यूट क्या होगा काई बी। ये वाला क्या होगा ज्यादा, ये क्या होगा कम। अब 3 इक्वेशन थी उसी में पुट करेंगे फिर से। देखिए पी टोटल वाली क्या थी इक्वेशन अपने पास, पी नोट ए प्लस काई बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए, आई थिंक यही थी। पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी काई बी। इक्वेशन नंबर 1 मानना, 2 मानना, 3 मानना। यहां बना लेते हैं ग्राफ। पहली बात, काई ए क्या मानना 1, काई बी क्या मानना 0। अब फार्मूला लिखते हैं वही काई ए वाला, पी टोटल पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी। काई बी की वैल्यू 0, यानी कि ये टर्म पूरी क्या होगी 0। काई ए इसकी वैल्यू क्या रखी 1, पी नोट इंटू 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पी टोटल किसके इक्वल आएगा पी नोट 1 के, यानी कि टोटल प्रेशर जो है वो पी नोट 1 के इक्वल है। और ये 1 क्या होता है सोलवेंट, और सोलवेंट क्या माना हमने मोर वोलेटाइल, यानी कि इसको यहां पे रख दो, यहां पे क्या लिख दो पी नोट ए। अब यहां पे कंडीशन चेंज कर दो, यहां पे काई ए 1 था, यहां पे ले लिया 0, यहां पे काई बी 0 था, यहां पे ले लिया काई बी 1। तो इस वैल्यू को कहां पे रखता हूं, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि काई ए मैंने क्या ले लिया, हाँ काई ए मैंने क्या ले लिया 0। तो देखो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू काई ए, पी नोट बी इंटू काई बी। पी नोट ए की वैल्यू क्या है 1, काई ए की वैल्यू क्या है 0, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि ये टर्म क्या होगी 0। अब देखो पी नोट ए इसकी वैल्यू क्या है 1, पी नोट बी इंटू 1 क्या आ जाएगा पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा पी नोट बी के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा पी नोट बी के। तो यहां पे इसे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं पी नोट बी। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन किया यहां पे, इसको ज्वाइन कर दिया यहां पे, और ये क्या है टोटल प्रेशर क्या है पीटी। यानी कि यहां से देख सकते हैं इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है पी नोट ए, यानी कि सोलवेंट का ज्यादा है किसका सोल्यूट से, सोल्यूट का क्या है कम। क्या आपको यह बात समझ में आ चुकी है? हमने 2 कंडीशन एज्यूम की है। पहली कंडीशन मैंने मानी सोल्यूट ज्यादा वोलेटाइल था, अब मैंने मानी सोलवेंट ज्यादा वोलेटाइल है, यानी कि वेपर ज्यादा बनेंगे, और जितने वेपर बनेंगे उतना ही प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एक ही कंडीशन बचती है, थर्ड कंडीशन, वो क्या है
आइए जान लेते हैं। हमने चेंज की थी सोल्यूट ज्यादा वोलेटाइल, सोलवेंट ज्यादा वोलेटाइल। अब क्या देखेंगे, सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। थर्ड कंडीशन क्या मानी, सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये क्या मान लिया हमने, नॉन वोलेटाइल मान लिया। नॉन वोलेटाइल मतलब उसके वेपर बनेंगे ही नहीं। आइए देख लेते हैं क्या कमाल है। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें डाला लिक्विड कुछ भी, ऊपर से कर दिया क्लोज, नीचे से कर दिया हीट, इसके क्या बनेंगे, वेपर, हर जगह से वेपर बनेंगे। और ये वेपर बनेंगे और इसके लिक्विड के सरफेस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अब हमने ये लिक्विड ले लिया, सेम इसमें से ले लिया, प्लस इसमें दूसरी चीज डाल दी, ये मान लो ए थी, ये ए मिक्स कर दी, प्लस इसमें कुछ चीज डाल दी बी। बी क्या है, सोल्यूट, और सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। मतलब यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, ये चलते रहेंगे। जब मैं इसे हीट करूंगा, जो वोलेटाइल है उसके तो वेपर बनेंगे, जो नॉन वोलेटाइल है उसके वेपर नहीं बनेंगे, वेपर फेज में जाएगा ही नहीं इतनी जल्दी। यानी कि यहां से वेपर बनेगा, नॉन वोलेटाइल नहीं बनेगा, यहां से वोलेटाइल है तो बनेगा, बी वाला नहीं बनेगा। यानी कि इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यहां पे क्या प्रेजेंट है, केवल और केवल ए, यानी कि मेरे सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया, क्योंकि मैंने एक चीज डाल दी, क्या, जो क्या है, नॉन वोलेटाइल, उसके वेपर बनेंगे नहीं तो प्रेशर लगाएंगे नहीं। अब मैंने पी टोटल का एक फार्मूला पढ़ाया था, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी। अब देखो, जब बी के यानी कि काई बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, मतलब इसके प्रेशर लगाएंगे नहीं पार्टिकल, इसके वेपर बनेंगे नहीं, यानी कि टोटल वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो। तो मेरे पास वैल्यू आई पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू काई ए। क्या आपको ये बात समझ में आई, जो टोटल प्रेशर होगा वो केवल ए के इक्वल ही होगा, बी वाले तो प्रेशर लगाएंगे नहीं। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आई है। अब देखिए, इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है किससे, नॉट वाले से, यानी कि मैं इसमें से ये माइनस कर सकता हूं कि वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो मैं लिख सकता हूं इसका वेपर प्रेशर क्या था, पी नोट ए, इसका क्या था, पी टी, यानी कि इसका वेपर प्रेशर हो गया पी नोट ए माइनस पी टी। वेपर प्रेशर क्या होगा, लो, इसे बोलते हैं, इस टर्म को बोला जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, लो। लेकिन अब देखिए यहां पे क्या आया है, पी नोट ए काई ए, यानी कि कौन है, ए कौन है, सोल्यूट नहीं, सोलवेंट है। मैंने कहा था मैं हर चीज को सोल्यूट की टर्म में पढ़ूंगा, सोलवेंट की टर्म में नहीं पढ़ूंगा। तो देखिए जनाब, हम क्या कर देते हैं, इसको दोनों साइड से मैं माइनस कर दूंगा, किससे, पी नोट ए से। इस इक्वेशन को देखो, यहां भी लिखेंगे पी नोट ए माइनस पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू काई ए, माइनस कर दूंगा। अब यहां से कुछ कॉमन आएगा, तो देखो पी ए माइनस पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए कॉमन आया, लिख दिया। यहां पे क्या बचा, 1 माइनस, यहां पे क्या आया, काई ए। और मैंने कहा था काई ए प्लस काई बी किसके इक्वल होगा, 1 के। काई बी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस काई ए। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, काई ए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, काई बी। तो यहां पे लिख देंगे काई बी, यानी कि वैल्यू क्या आई, यहां पे देख लेते हैं, पी ए, सॉरी पी नोट ए है ये, देखो ऊपर पी नोट ए माइनस पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू क्या बचा अपने पास यहां पे, काई बी। अब देखो इसको मैं यहां पे ले आऊं, जितने वेपर प्रेशर है, प्रेशर के टर्म को एक साइड रख लूं, मोल फ्रैक्शन को एक साइड रख लूं, देखो क्या होता है, इसको नीचे ले आओ, डिवाइड में चला जाएगा, पी नोट ए माइनस पी टी डिवाइड में पी नोट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, काई बी। अब एक बात देखिए, इस टर्म को क्या बोला जाता है,
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर किसी के रिलेटिव में हो रहा है, किसी के कंपैरिजन में हो रहा है, इस पूरी टर्म को क्या बोला जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP बोला जाएगा। और RLVP क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या बात समझ में आई? क्या होती है ये? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और मैंने एक बात बताई थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होती है? किन सॉल्यूशन की? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब मैं सॉलिड को ऐड करूंगा किस में? लिक्विड में। क्या आपको ये बात समझ में आई? सॉलिड किस में ऐड कर दिया? लिक्विड में। और यहां पे देखो तो जनाब सोल्यूट, सोल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। और मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल मतलब जनरली सारे के सारे सॉलिड क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल। वहां पे एग्जांपल भी करवाए थे, बताया भी था, तो यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट दे सकता हूं। नॉन वोलेटाइल क्या? सॉलिड, वोलेटाइल क्या? लिक्विड। यानी कि सॉलिड इन लिक्विड, नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल। देखिए कमाल, देखिए यानी कि इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकला, जो हम पढ़ रहे हैं नी रोल्स लॉ। क्या पढ़ रहे हैं? रोल्स लॉ। रोल्स लॉ का एक स्पेशल केस है, कौन? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। स्टार्टिंग में हमने हेनरी लॉ पढ़ा, गैस इन लिक्विड, फिर हमने रोल्ट लॉ पढ़ा, लिक्विड इन लिक्विड, फिर हम पढ़ेंगे अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड इन लिक्विड। ये डिफरेंस है जी। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इनके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है? 4। इन 4 में से क्या करेगा? कोई भी 3 देगा, एक निकलवा लेगा, या फिर इसको मोल फ्रैक्शन या वेट की टर्म में देगा। देखिए कैसे होता है। आओ जरा हो जाए दो हाथ इससे भी। देखो अपने पास क्या टर्म आई है? अपने पास जो टर्म आई है ये आई है पी नोट ए माइनस पी टोटल डिवाइड में पी नोट ए इज इक्वल टू क्या है? काई बी। अब ये काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। इसको लिखते हैं, देखो वहां पे बताया था मोल फ्रैक्शन में एन बी डिवाइड में एन ए प्लस एन बी, इसको बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी ना दे, वेट दे दे, वेट में एन बी का वेट कैसे निकलेगा? देखो नंबर ऑफ मोल्स एन बी के कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स बी के, गिवन मास क्या? गिवन मास किसका? बी का, डिवाइड में मोलर मास किसका? बी का। इसको मैं मोलर मास की टर्म में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे काई बी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एन बी डिवाइड में एन ए। ये मैं कंडीशन पढ़ाऊंगा, इसे बोला जाता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसे ये नेगलेक्ट कर देते हैं और हर जगह इसे नेगलेक्ट कर भी नहीं सकते, ठीक है। ये मैं न्यूमेरिकली वहां पे करवाऊंगा जब बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड लगाना है या विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाला। और ये बात आपको कैसे पता लगेगी? कैसे आप स्टेटमेंट देखते बता दोगे कि अप्रोक्सीमेशन लगेगा या नो अप्रोक्सीमेशन या विदाउट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। क्या आपको वीडियो में मज़ा आया? मज़ा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।